हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास अगेन। हाँ, लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 रिलेशन फंक्शन का पार्ट 1 पढ़ा था, जहाँ पे हमने जाना था कि इंट्रोडक्शन देखा था कि रिलेशन क्या होता है, कुछ 11th के भी सेट्स के बारे में हमने जाना था। ठीक है, और आज का क्लास जो होगा हमारा पार्ट 2 भाग 2 है, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे रिलेशंस के ऊपर। बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू कि अगर आपको हमारे ये वीडियोस, हमारे ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन आए, आप मिस ना हो और आप उस वीडियोस को सही टाइम पे, राइट टाइम पे पढ़ लें और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर का कंप्लीट कोर्स चाहिए, फुल कोर्स चाहिए, वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे चाहिए। ऐप डाउनलोड करिए और इस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में परचेज़ करिए, जहाँ पे आपको फुल ऑन PDF, ई बुक, मेरे वीडियो लेक्चर्स, सारे एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चंस डिस्कशन और साथ ही साथ बहुत सारे MCQs का कलेक्शंस मिल जाएगा। तो इसे मिस ना करें। बहुत ही हमने बजट फ्रेंडली ये कोर्स तैयार किया हुआ है, चैप्टर वाइज तैयार किया हुआ है। ओके, और ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 2 रिलेशन एंड फंक्शंस का। तो रिलेशन एंड फंक्शंस को समझने से पहले पार्ट 1 के से कुछ रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि आखिर ये रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है कि अगर दो सेट हैं A एंड B, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और उन A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है, ऑल पॉसिबल जो पेयर बन सकते थे हमने ले लिया, उनमें से कुछ पेयर को चुनना ही, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही उन सारे सेट्स को हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। किससे? A से B के बीच में। क्लियर? ये रिलेशन है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो पार्ट 1 जाइए और देखिए और समझिए। ओके, हम आते हैं अभी सेकंड पार्ट में, डिस्कशन करते हैं। तो रिलेशन जब हमने जान लिया तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है, क्या ये रिलेशन के लिए क्या हमें दो सेट की ही ज़रूरत है, A और B की? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमें सेकंड सेट की भी ज़रूरत है। रिलेशन पहले सेट यानी सिंगल सेट में भी हो सकता है। अगर सिंगल सेट में रिलेशन होगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस होगा, A क्रॉस A, उस पर भी सारे पेयर्स आ जाएंगे और उनमें से कुछ जो सेट को अगर हम चुनेंगे पर्टिकुलर कंडीशंस पे, उस पर भी रिलेशन बनेगा और उस रिलेशन को हम कहेंगे रिलेशन फ्रॉम A टू A, आर फ्रॉम A टू A। तो रिलेशन एक सेट पे भी बन सकता है। रिलेशन कैन बी मेड ऑन ए सिंगल सेट ऑल्सो। क्लियर? तो ये था रिलेशन का पहला अंडरस्टैंडिंग कि रिलेशन के लिए दो सेट होना ज़रूरी नहीं है, रिलेशन एक सेट पे भी बन सकता है। दूसरा जो आता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन, यानी अगर मैंने दो सेट लिया A क्रॉस B, चलिए एक सेट भी ले लिया A क्रॉस A का भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, A क्रॉस B, जो भी है आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। लेकिन इनमें से अगर मैं एक भी एलिमेंट नहीं लूँ और मैं बोलूँ कि ये रिलेशन क्या है? एम्प्टी है, नल है, नल, इसे हम नल कहते हैं, तो भी A क्रॉस B से ही वो रिलेटेड है, क्योंकि जो कोई भी सेट बनता है तो उससे एम्प्टी सेट भी उसका एक सबसेट कहलाता है। क्लियर? जैसे कि कोई भी नंबर अगर मैं लेता हूँ तो उस नंबर पे 0 भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना कि 0 कुछ नहीं होना भी एक एलिमेंट कहलाता है। तो इतने सारे पेयरिंग में से भी कोई पेयर नहीं लेके भी हम एक रिलेशन तैयार कर सकते हैं। उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। The set empty of A cross B is called empty relation, which no element of A is related to any element of B. Clear? ये था empty relation के बारे में। इसके बाद आता है universal relation. Universal relation. यूनिवर्सल रिलेशन क्या है कि अगर सेट है, दो सेट है A क्रॉस B का, अगर हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, अब ये A क्रॉस B खुद का भी अपना एक, ये क्या होगा? ये एक सबसेट होगा खुद के लिए भी, ठीक है, ये खुद के लिए भी एक सबसेट होगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो शायद आपको समझ में आएगा। A हम लेते हैं 1 2 3,
बी सब सेट लेते हैं ए बी। अब अगर मैंने ए क्रॉस बी किया तो ऑल पॉसिबल पेयर क्या बन सकता है? एक बनेगा 1A 1B 2A 2B 3A 3B। तो हमारे कितने एलिमेंट हो गए टोटल? 6, 3 क्रॉस 2, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर ए क्रॉस बी। ये भी एक सेट है, ठीक है। अब मैं इस सेट का अगर मैं सबसेट तैयार करूं, सबसेट, तो सबसेट में तो सबसे पहले क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट एक एम्प्टी सेट भी होगा, खाली सेट भी इससे रिलेटेड है। तो एम्प्टी सेट क्या है, एक ऐसा सेट जो कि 1 न बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, 2 3 किसी भी एलिमेंट ऑफ बी से रिलेट नहीं कर रहा, वो भी एक रिलेशन ही कहलाएगा। कुछ रिलेशन ना होना भी एक रिलेशन है, समझ लो अच्छा से। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? तो ये हो गया सबसेट। फिर 1A सिंगल अकेला एक सबसेट हो सकता है, 1B अकेला एक सबसेट हो सकता है। इसको लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। उसी तरह 2A भी एक सबसेट हो सकता है, 2B भी एक सबसेट हो सकता है। ऐसे करके सिंगल सिंगल सबसेट भी हो सकते हैं। 1A 1B एक साथ ए क्रॉस बी के सबसेट हो सकते हैं। 2A 2B एक साथ सबसेट हो सकते हैं। 1A 2B भी एक साथ सबसेट हो सकते हैं। ये ऐसे हम बहुत सारे पेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा भी एक सबसेट हो सकता है ए क्रॉस बी का। क्लियर है? तो एम्प्टी भी, एम्प्टी सेट भी, एम्प्टी रिलेशन भी एक इसका सबसेट है, और ये पूरा का पूरा भी इसका एक सबसेट होगा। तो अगर पूरा एलिमेंट अगर इस ए क्रॉस बी का सबसेट है, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक सेट ए क्रॉस बी जो कि सबसेट उसी खुद का है, द सबसेट ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड यूनिवर्सल, जहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए, क्या, जहाँ पे ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हैं, इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी में क्या था, जहाँ पे ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा, वो है एम्प्टी। और यूनिवर्सल क्या है, जहाँ पे ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन कर रहे हैं, कोई भी नहीं छूट रहा है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। गॉट माय पॉइंट? इसके अलावा एक और रिलेशन होता है, उसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी मतलब एक जैसा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास है ए 1 2 3, क्या यार मैं बी लिख दिया, 1 2 3, अब बी है हमारा 1,5। तो मैं अगर ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट निकालो तो ये होगा 1,1 1,5 2,1 2,5 3,1 3,5। अगर ये ऑल पॉसिबल कंडीशन बनते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है 1 और दूसरा एलिमेंट 1 दोनों ही सेम है। अगर इस तरीके का कोई रिलेशन आता है जहाँ पे ए और ए क्या होते हैं, दोनों ही एक ही सेट को बिलोंग करते हैं, तब इस तरीके के रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये पूरे को नहीं कहा जाएगा, सिर्फ जहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम होंगे उन्हें ही हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है? ये ज़्यादातर कब होता है, जब हम एक ही सेट पे ही काम करते हैं। अगर मैंने ए क्रॉस ए का तो तब क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3, इस तरीके का रिलेशन बनेगा। तो जहाँ पे हमारा 1 1 2 2 और 3 3 इस तरीके का रिलेशन अगर हम लेते हैं, सबसेट लेते हैं ए क्रॉस ए से, तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। आई होप आप सबको ये रिलेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ टर्म्स भी आते हैं, इन टर्म्स को भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में है। ये जो पेयर बन रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते थे तो हम लिखते थे x, y के फॉर्म में। तो हमेशा पहला वाला पार्ट, पहला टर्म x होता था, दूसरा वाला टर्म y होता था। वही उसी रिलेशन को अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ सारे पहले पार्ट जो भी पहले एलिमेंट हैं सारे के सारे वो सेट ए से हैं,
और जो भी सेकेंड पार्ट है वो सेट बी से है। यहाँ तो सेम हो जा रहा है, इसको देखते हैं। यहाँ पे जो भी पहला पार्ट है 1 2 3 1 2 3 वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, और जो भी सेकेंड पार्ट है 1 और 5 वो बी को बिलोंग कर रहा है। तो ये सारे एलिमेंट जो कि पहले में है, जो कि x की जगह पे है, हम उन्हें कहेंगे डोमेन, या फिर सेट ए को हम कहेंगे डोमेन, और सेट बी को हम कहेंगे कोडोमेन। याद रखिए, हर x वाले एलिमेंट को क्या कहा जाएगा? डोमेन, और हर y वाले एलिमेंट को कहा जाएगा कोडोमेन। डोमेन कहाँ से आता है? सेट ए से, और कोडोमेन कहाँ से आता है? सेट बी से। और जो भी हमने रिलेशन निकाला, उस रिलेशन के सेकेंड पार्ट के एलिमेंट को कहते हैं रेंज। कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी बी से आता है, बट कोडोमेन किसे कहा गया? रेंज किसे कहा गया? कोडोमेन पूरे बी के सेट को कहा जाता है कोडोमेन, और जब रिलेशन निकालते वक्त जो हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं तब उसे कहा जाता है रेंज। तो इस तरीके से 3 चीज़ होता है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए इन सबको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास सेट ए, और उसमें है हमारे पास 2 3 5, 8, और एक सेट है बी 4 6 7 15 20। क्लियर? अब मुझे एक रिलेशन निकालना है, और रिलेशन में मैं ये कहूँगा कि रिलेशन होना चाहिए, कोई भी टर्म जो भी होगा, x का जो भी पार्ट होगा वो डिवाइज़र होना चाहिए b के लिए। ठीक है, रिलेशन हम क्या निकाल रहे हैं? डिवाइज़र वाला रिलेशन। तो अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने जाऊँ a क्रॉस b, तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, वो आप भी निकाल सकते हैं कि 2 4 के साथ, 2 6 के साथ, 2 7 के साथ, 2 15 2 20 3 4 3 6, इस तरीके से बहुत सारा हो सकता है। टोटल कितने आएंगे? इसमें 4 एलिमेंट हैं और इसमें 5 एलिमेंट है, यानी 20 एलिमेंट्स आएगा। क्लियर? तो उतना लिखने से अच्छा आप अपने दिमाग में या रफ कॉपी में इसको लिख लें। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ बात करने वाले हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या है? a क्रॉस b का सबसेट ही है, और यहाँ पे रिलेशन के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन हमें दे दिया गया है। क्या कंडीशन दे दिया? कि वो क्या होना चाहिए? वो एक डिवाइज़र होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे किया जाए? तो अगर हम ठीक से ध्यान से देखें तो हमको पूरे कार्टेशियन की ज़रूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि 2, अच्छा डिवाइज़र आप समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? डिवाइज़र मतलब जो कि उसको डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ 2 जो है 4 को डिवाइड कर सकता है, तो पहला पेयर हमें क्या मिल गया? 2 और 4 का, तो यानी 2 और 4 में एक रिलेशन मिल गया। दूसरा हमें क्या मिल रहा है? 2 और 6 में भी 2 कैन बी डिवाइज़र ऑफ 6। यहाँ आर समझिए, आर में लिख रहा हूँ कि 2 और 4 के बीच में रिलेशन बन रहा है हमारे गिवन कंडीशंस को लेके। क्या 2 और 7 में ये रिलेशन हो सकता है? क्या वो 2 7 को डिवाइड कर सकता है? नहीं, तो 2 और 7 में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। क्या 2 और 15 में होगा? नहीं। 2 20 में? यस, तो 2 इज़ रिलेटेड टू 20। तो ये हो गया 2 का पार्ट। 3 में आता है 3 किसके साथ रिलेट हो सकता है? 3 कैन बी रिलेटेड टू 6, 3 कैन बी रिलेटेड टू 15। ये 3 का पार्ट हो गया, और 3 किसी का डिवाइज़र नहीं हो सकता। डिवाइज़र यानी जो उसको डिवाइड करे। उसी तरह 5 का कहते हैं 5 कैन बी रिलेटेड टू 15, 5 कैन बी रिलेटेड टू 20। ये 5 पार्ट हो गया। 8 का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा गिवन कंडीशन जो हो गया कि इस डिवाइज़र ऑफ ये पार्ट आ गए। तो हम अगर रिलेशन में इसको लिखेंगे तो सेट के फॉर्म में लिखेंगे। क्या? R 2, 4 का एक जोड़ी बन रहा है, 2, 6 का एक पेयर बन रहा है, 2, 20 का एक पेयर बन रहा है, 3, 6, 3, 15, 5, 15 एंड 5, 20 का एक रिलेशन बन रहा है। ये मेरे पास एक सेट हो गया। तो यहाँ सेट में हमारे पास क्या है? तो यहाँ हमारे पास सेट में क्या है? सेट में हमारे पास x, y का सेट है। पहला पार्ट हमारा x है, दूसरा पार्ट हमारा y है। अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि x क्या कहलाया जाएगा? सारे के सारे x जो है पहले वाला टर्म डोमेन कहलाएंगे,
जो कि सेट ए को बिलोंग करते हैं, और सारे के सारे पार्ट वाई रेंज कहलाएंगे। याद रहे, रेंज, कोडोमेन नहीं। पूरे बी के सेट को कोडोमेन कहा जाएगा, यहाँ पे पूरे बी के सेट को कोडोमेन कहा जाएगा, लेकिन यहाँ जो एलिमेंट है वो से हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। और हम ये जो फॉर्म में जो लिखा गया है इसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म, लेकिन अब हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे कि रिलेशन जो हमारा है एक्स वाई का एक सेट बन रहा है, जहाँ पे x किसको बिलोंग करता है, सेट A को, एंड y बिलोंग करता है सेट B को, और यहाँ पे हम कहेंगे कि x और y में एक रिलेशन है। क्लियर है? अब वो रिलेशन क्या है, तो हम ये रिलेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x कैन डिवाइड y, ये भी लिखा जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी, और ये रिलेशन का फॉर्मेट होता है। ओके, तो अभी आते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ रिलेशन में। अभी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव किसे कहा जाता है, एक एक करके हम समझेंगे। मान लीजिए अगर एक रिलेशन तैयार हुआ है, किस पे रिलेशन तैयार हो रहा है, सेट ए पे, ठीक है, सेट ए का सेट ए पे ही। क्लियर? तब वहाँ पे हमारे सारे ऑल पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बनेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट ए का पहला डोमेन जो है और रेंज जो है दोनों एक दूसरे से सेम रिलेट कर रहे हैं, यानी दोनों एलिमेंट अगर सेम होंगे तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ ए का ए से ही, रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट। तो अगर ए का ए से अगर मैं रिलेशन निकालूँ तो ऑल पॉसिबल रिलेशन क्या होगा, एक होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 1। अगर ये कोई पॉसिबल रिलेशन किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर ये हमारा एक सेट तैयार हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये पहला रिलेशन निकला। एक और रिलेशन अगर निकलता है, मान लीजिए R2, और वहाँ पे बोला जा रहा है कि 1, 1, 3, 3, 2, 1 एंड 3, 2 है, ये एक और रिलेशन बन रहा है। तो अगर हमने ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने एक सेट तैयार कर लिया, जहाँ पे एक रिलेशन 1 में आ रहा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 1, और दूसरा सेट एक तैयार हो रहा है 1, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 2, तो 2 रिलेशन तो बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों रिलेशन में एक रिफ्लेक्सिव है, एक नॉन रिफ्लेक्सिव, और इसमें से रिफ्लेक्सिव कौन है, हमारा रिलेशन 1 हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाया जाएगा। अब आपको तकलीफ हो रहा होगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि रिलेशन 2 में भी तो 1, 1 और 3, 3 है ना, बिल्कुल है, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे 2, 2 एब्सेंट है, 2, 2 नहीं हो है यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट उसको बिलोंग करने चाहिए। ए पे जो है 1, 2, 3, हर एक एलिमेंट का रिलेशन सेम उसके साथ होना चाहिए, जिस तरीके से R1 पे है R1 1, 1, 2, 2, 3, 3। हाँ, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो है उनके बीच में सेम रिलेशन तो नहीं आ रहा, 1 और 3 सेम नहीं है, 2 और 1 सेम नहीं है, बट ये तीनों इंक्लूडेड अगर हैं किसी भी रिलेशन पे तो ये पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिलेशन 2 नहीं होगा क्योंकि 1, 1, 2, 3, 3 तो है, 2, 2 एब्सेंट था। इस तरीके से किसी भी सेट पे अगर इस तरीके से सेम मैच कर रहे हैं तो हम उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। क्लियर? मैं आपको डेफिनेशंस बिल्कुल बुक वाले डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, उस पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बुक वाले आपको अवेलेबल कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं समझाऊँगा सब कुछ सिंपल लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में ही होगा। तो अगर किन्हीं बच्चों को डेफिनेशंस चाहिए तो ठीक है, वो आप बुक पे देख लीजिए, वो कहीं भी अवेलेबल है, गूगल कर लीजिए, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं उसको आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा। तो ये था रिफ्लेक्सिव के बारे में।
अब आते हैं सिमेट्रिक के बारे में। अब आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, तो अगर मेरे पास कोई एक सेट है और उस पर अगर मैंने रिलेशन निकाला ए का ए पे ही, ठीक है, और ए क्रॉस ए भी मैंने निकाला, ए क्रॉस ए से ऑल पॉसिबल पेयर्स बन गए, और उनमें से पर्टिकुलर मैंने एक R1 R2 R3 जो भी एक रिलेशन तैयार कर दिया। इस रिलेशन पे कहीं ना कहीं मान लीजिए R1 पे ही एक पेयर आ रहा है A कॉमा B जो कि इस रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। अगर उसी रिलेशन पे ठीक इसका उल्टा यानी B कॉमा A भी अगर इसी रिलेशन पे होगा तो हम ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, मेरे पास एक रिलेशन है किस पे, ए का ए पे ही, उसमें से मैंने एक रिलेशन तैयार किया R1, और R1 पे एक एलिमेंट एक पेयर आ रहा है ए बी का, और उसी सेट पे ही बी और ए भी अवेलेबल हैं। अगर दोनों ही एक तरीके से अवेलेबल है सेम सेट में, ध्यान रखिए R2 R3 में नहीं होना चाहिए, सेम सेट में अगर अवेलेबल है ए बी और बी ए, मान लीजिए ए बी भी नहीं, अगर कोई सी कॉमा एक्स है और एक्स कॉमा सी भी अगर इस तरीके से अवेलेबल है तो हम ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए और उसमें सारे एलिमेंट है 1 2 3 4। अगर मैं ए क्रॉस ए करूं तो इसके सारे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 16। देखिए मैंने n लिखा है, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए इज़ 16। मैं उन सारे पेयर्स पे नहीं जा रहा हूँ, आपको पता है, आप भी लिख सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके 16 एलिमेंट्स बन जाएंगे, 16 सेट्स 16 आइटम्स हो जाएंगे। अब इन 16 ये ऑल पॉसिबल पेयर में से अगर मैं एक रिलेशन निकालूं, लेफ्ट से एक रिलेशन बना रहा हूँ मैं R1, तो अगर मैं R1 बनाता हूँ मान लीजिए 1 1 2 2 3 3 1 3 का, और एक रिलेशन बनाता हूँ R2, लेट्स से 1 1 नहीं 1 1 नहीं लेता हूँ, 1 3 लेते हैं, 1 4 3 1 2 2 4 1। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमने पूरे ए क्रॉस ए से हमने दो सबसेट तैयार किया जो कि एक रिलेशन है R1 एंड R2 का। तो R1 में हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 3, और R2 में हमारे पास आ रहा है 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1। अब अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सिमेट्रिक है तो हमारा जवाब जो होना चाहिए वो होगा R2। ये हमारे लिए सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो आप 1 3 यहाँ पर है, साथ ही साथ 3 1 भी यहाँ पर है, इसी सेट में 1 4 भी है, 4 1 भी है। तो जहाँ कहीं भी ए कॉमा बी अगर एक रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और उसी समय उसी सेट पे भी बी कॉमा ए भी उसी सेट पे अगर है, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। अब R1 क्यों नहीं हुआ? R1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 1 का इन्वर्स तो 1 1 तो नहीं है, 2 2 3 3 भी नहीं है। क्या 1 3 का 3 1 है? 1 3 का 3 1 तो है नहीं, अगर होता तो भी ये रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक हो जाता, बट ये नहीं है। क्लियर? अच्छा, कई लोगों को लगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन इस रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4,4 नहीं अवेलेबल है, सारे एलिमेंट का होना चाहिए इसमें रिफ्लेक्सिव। क्लियर? तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी तो नहीं होगा ये। तो सिमेट्रिक आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। अब हम तीसरा रिलेशन देखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। आखिर ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है? मान लीजिए अगर मैंने एक रिलेशन निकाला ए का ए पे, और वो एक रिलेशन कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर ए कॉमा बी अगर उस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ बी कॉमा ए भी उसी रिलेशन पे आता है, और ऐसे में बी कॉमा सी, और साथ ही साथ ए कॉमा सी भी उसी रिलेशन पे अगर आ रहा है,
तीनों के तीनों एलिमेंट उसी से रिलेशन पे अगर बिलोंग करते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव। माइंड दिस, यहाँ पे A, C है, C, A नहीं होना चाहिए। क्लियर? यहाँ A अगर डोमेन है तो यहाँ भी A ही डोमेन ही होना चाहिए, और C यहाँ रेंज है तो C भी यहाँ रेंज ही होना चाहिए। तो इस तरीके से ऐसा रिलेशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव। अब इसको समझने के लिए हम एक सेट ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है 1 2 3 है उसमें, अब मैंने A क्रॉस A निकाला। A क्रॉस A जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 9। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक रिलेशन निकाल दिया। लेट्स से एक रिलेशन अगर मैं R1 लिखता हूँ तो से 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3 और क्या रहे 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये अगर मेरा एक रिलेशन बनता है, ठीक, तो ये अगर रिलेशन है तो क्या ये ट्रांजिटिव है? इसको पता लगाएंगे हम। अच्छा, ट्रांजिटिव से पहले मुझे अभी तक जो हमने 2 पढ़ा है तो उसको चेक कर लेते, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बताइए, सोचिए। सोच लिया? चलिए मैं आंसर बताता हूँ। ये रिफ्लेक्सिव है। यस, दिस इज रिफ्लेक्सिव। वाई? क्योंकि हमारे सेट में क्या है? सेट में है 1 2 3, और 1 2 3 का इमेज भी है 1 1 2 2 3 3। यहाँ आप देख सकते हो 1 1 1 1 2 2 और 3 3। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा अदर एलिमेंट तो हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए कि 1 1 2 2 3 3 का इमेज बनना चाहिए, और सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए सेम सेम। तो ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, नाउ व्हाट? क्या ये सिमेट्रिक है? सोचिए, सिमेट्रिक है क्या? बताइए आप, क्या ये सिमेट्रिक है? ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था आपको? अगर A, B अगर सेम सेट को बिलोंग कर रहा है तो B, A भी उसमें होना चाहिए। तो देखिए क्या कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो हम अगर मैं 1 2 को देखूँ, 1 2 को देखूँ, क्या मुझे 2 1 दिख रहा है? नहीं। अगर मैं 1 3 को देखूँ, क्या 3 1 दिख रहा है? हाँ है, बिल्कुल है। और 2 3 को देखूँ तो क्या 3 2 दिख रहा है? बिल्कुल, 3 2 भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये है। लेकिन जो 1 2 है, 1 2 का 2 1 नहीं है। हाँ, अगर 1 2 नहीं होता तो 2 1 तो हम देखते नहीं, बाकी 2 के तो हैं, तो हम इसे सिमेट्रिक कह सकते थे। लेकिन 1 2 अवेलेबल है, लेकिन 1 2 का कन्वर्स 2 1 अवेलेबल नहीं था, इसलिए सिर्फ इस चीज़ के लिए ये सिमेट्रिक नहीं कहलाया जाएगा। क्लियर? अगर ये नहीं होता तो हम इन दोनों के बेसिस पे कह देते कि ये सिमेट्रिक है। तो फिलहाल के लिए ये सिमेट्रिक नहीं है। हम अभी आते हैं अपने ट्रांजिटिव के कंडीशन पे। तो हमारा ट्रांजिटिव क्या कहा था अभी मैंने ट्रांजिटिव के लिए, कि अगर A, B R को बिलोंग कर रहा है, B, C भी R को बिलोंग कर रहा है, और एट द सेम टाइम अगर A, C भी R को बिलोंग करेगा, दिस इज व्हाट? ट्रांजिटिव। तो कहाँ हम देखें? चलिए हम देखते हैं किसे? 1 2 को देखते हैं। ठीक है, 1 2 हमारे पास सेम R को बिलोंग कर रहा है। क्या 2 3 भी इसी R को बिलोंग कर रहा है? यस, 2 3 भी है। और अगर 2 3 बिलोंग कर रहा है तो क्या 1 3 भी इसी सेट में अवेलेबल है? यस, ये भी अवेलेबल है। तो तीनों के तीनों अवेलेबल हैं। यस, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप आप सबको ये तीनों रिलेशन समझ में आ गया होगा। बट जैसे कि अभी हमने देखा, ये सेट रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, बट सिमेट्रिक नहीं था। मान लीजिए अगर ये सिमेट्रिक भी हो जाता, ये पूरा का पूरा सेट तीनों हो जाता, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ऐसे तीनों सेट को अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन।
व्हाट इज़ इक्विवेलेंट रिलेशन? बहुत ही शॉर्ट था कि जहाँ पे एक सेट एक रिलेशन तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो आज के लिए टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए आज के लिए इतना ही था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन यही पर साइन ऑफ करता हूँ मैं। हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।